प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है। और आज आपकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का अगला टेस्ट पेपर आपके सामने है। देखिए, बहुत चुनिंदा प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में लगातार कन्फ्यूज़न बना हुआ है। इन प्रश्नों को ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन गलत मत करिएगा। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति की पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए आप। ये कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की ना तो मृण मूर्तियां मिली हैं और ना ही इन पशुओं का चित्रांकन हुआ है। चार ऑप्शन हैं आपके पास। गाय है, हाथी है, गैंडा है और बाघ है। तो सामान्य तौर पे इस प्रश्न का उत्तर है गाय। आप ध्यान रखिएगा, गाय का चित्रांकन किसी भी मुहर पे नहीं हुआ है और गाय का चित्रांकन मुहरों के साथ साथ किसी भी मृण मूर्ति में भी नहीं हुआ है। हमारे पास बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में चार पशुओं के मुहरों पर ना तो चित्रांकन मिलते हैं और ना ही इनकी टेराकोटा मूर्तियां मिलती हैं। वो चार पशु कौन कौन से हैं? एक तो आपको पता चल रहा है कि गाय है, दूसरा पशु घोड़ा है, तीसरा पशु शेर है और चौथा पशु ऊंट है। ये आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। इन पशुओं का किसी भी दशा में हड़प्पा सभ्यता में ना तो मुहरों पर चित्रांकन है और ना ही इनकी मृण मूर्तियां मिली हैं। एक बात विशेष तौर पे याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आया है कि ऊंट का कंकाल कहाँ से मिला है। तो ऊंट का कंकाल कालीबंगा से मिला है हमारे पास, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन चित्रांकन नहीं है, मृण मूर्तियां नहीं हैं। ऊंट का कंकाल हमारे पास उपलब्ध है। इसी तरह कहते हैं घोड़े का कंकाल कहाँ से मिलता है। तो घोड़े का कंकाल हमारे पास सुरकोटदा से है। ये सारी बातें आपको पता हैं बेसिकली, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इन चार पशुओं का किसी भी दशा में चित्रांकन या मृण मूर्तियां नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, बाघ का चित्रांकन है मुहर पे। पशुपति शिव की जो मुहर है मोहनजोदड़ो पे, जिसमें चार पशु युग्म अंकित हैं, उसमें भी बाघ है। और बाघ के चित्रांकन वाली, अकेले चित्रांकन वाली आप ऐसा कह सकते हैं, एकमात्र मुहर कहाँ से मिलती है। तो वो एकमात्र मुहर कालीबंगा से मिलती है। ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए कि व्याघ्र अंकित मुहर, ये प्रश्न ऐसे आया है, व्याघ्र या बाघ अंकित मुहर कहाँ से मिलती है। तो वो कालीबंगा से मिलती है। और बाघ का चित्रांकन पशुपति शिव की मुहर पर भी हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में शेर नहीं है, किसी भी दशा में शेर नहीं है। तो ये प्रश्न मुझे लगता है क्लियर हो गया है। आगे हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़िए। फेयर सर्विस ने हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को आनुष्ठानिक केंद्र के रूप में या फिर आध्यात्मिक नगर के रूप में परिभाषित किया है, या उस नगर की पहचान आनुष्ठानिक नगर के रूप में की है। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्राप्त एक जो बड़ा सा स्नानागार है, बेसिकली द ग्रेट बाथ स्नानागार, जो सामूहिक स्नान की परंपरा और संभवतः सामूहिक अनुष्ठान से संबंधित कुछ संकेत करता है। इस आधार पे फेयर सर्विस ने मोहनजोदड़ो को एक आनुष्ठानिक नगर की संज्ञा दी है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है, सदा सत्य बोलो। ये किस उपनिषद से लिया गया है? एग्जैक्टली वो संस्कृत में श्लोक है,
सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोल और धर्म का आचरण कर। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोल और धर्म का आचरण कर। यह श्लोक कहाँ मिलता है, या सदा सत्य बोलो, यह सिद्धांत कहाँ मिलता है? तो यह सिद्धांत है तैत्तिरीय उपनिषद में। और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न नेट में आया है और संभवतः भविष्य में कभी पीजीटी में रिपीट भी हो सकता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कई बार रिपीट हुआ है, नेट में भी और यूपीएससी में भी आया है कि ऋग्वेद में इन देवताओं का निवास स्थान स्वर्ण निर्मित सहस्त्र द्वार महलों एवं त्रिधातु 3 मंजिले भवनों में बताया गया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो कौन सा देवता है जो 1000 स्तंभों वाले भवनों में, 1000 द्वारों वाले भवनों में रहता है। तो वो हैं वरुण और उनके साथ मित्र। आपको एक विकल्प चुनना हो तो वरुण को चुनिएगा। वरुण के साथ युग्म है तो वरुण और मित्र हैं। ध्यान रखिएगा, इसी तरह कहा गया है 100 शक्तियों को धारण करने वाला, यानी कि शतक्रतु कौन है? ऋग्वेद में शतक्रतु कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में शतक्रतु इंद्र को कहा गया है। इंद्र यानी 100 शक्तियों को धारण करने वाला इंद्र 1000 स्तंभों वाले भवनों में निवास करने वाले 2 देवता, एक है वरुण और दूसरे हैं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5 भी बहुत चुनिंदा प्रश्न है। ये कह रहा है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में कहाँ पर दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो सही जवाब है, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। मैं चारों ऑप्शन पढ़ने के बजाय आपको बता देना चाहता हूँ सीधे तौर पे आंसर, और ये है द्वितीय मुख्य शिलालेख। ध्यान रखिएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख। शिलालेख ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में स्तंभ लेख नहीं, शिलालेख। तो दक्षिण भारत के वो 4 राज्यों का उल्लेख करता है, जिसमें चारों राज्य हैं वो, पहला है चोल, दूसरा है पांड्य, तीसरा है सत्यपुत्र। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और सत्यपुत्र की पहचान संभवतः चेर राजवंश के साथ की गई है। और चौथा राजवंश जो है वो है केरल पुत्र, इसकी पहचान वर्तमान में संदिग्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 राज्य हैं, कौन कौन से? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। और यही प्रश्न एक बार इस तरह से आया है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत की किस शक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, पल्लवों का उल्लेख नहीं हुआ है। एक बात, यानी अब ये 4 के अलावा कुछ भी पूछेगा वो नहीं हुआ है। फिर इसी प्रश्न को एक बार फिर चेंज कर दिया और उसमें दे दिया सातवाहन, पल्लव की जगह उसने दे दिया सातवाहन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सातवाहनों का भी उल्लेख नहीं हुआ है। फिलहाल आपको ये याद रखना चाहिए कि 4 राज्य कौन से हैं? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। इन 4 राज्यों के अलावा किसी अन्य दक्षिण भारत की शक्ति का उल्लेख अशोक के द्वितीय शिलालेख में नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन 6 बहुत आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किस शासक या शासकों की उपाधि देवानाम प्रिय थी? आप ध्यान रखिएगा, तो ये तो आपको पता है कि अशोक की उपाधि देवानाम प्रियदर्शी है। अशोक खुद को देवताओं का प्रिय घोषित करता है। दूसरा, अशोक के बाद परवर्ती मौर्य शासकों में आपको ध्यान रखना चाहिए यही उपाधि दशरथ ने ली है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार 1 और 2, वृहद्रथ बिल्कुल नहीं है, कुणाल बिल्कुल भी नहीं है। तो 1 और 2, इट मीन्स सही विकल्प है बी।
मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि सामान्य तौर पे 4 लोगों का उल्लेख मिलता है। 2 नाम और मैं बताता हूँ। एक है अशोक का समकालीन श्रीलंका का शासक तिस, इसका नाम भी आप याद रखिएगा। तिस की उपाधि भी देवानाम प्रियदर्शी है। और अगला शासक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भी आप याद रखिएगा, इसकी उपाधि भी देवानाम प्रियदर्शी है। तो आपके पास फिलहाल 4 शासक हैं, अशोक, दशरथ एज वेल, अशोक का समकालीन, श्रीलंका का शासक तिस और बाद में हर्षवर्धन। इन 4 शासकों को याद रखिएगा जिन्होंने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि ली है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। क्वेश्चन 7 सूफी आंदोलन से है। आप देखिए, वो कह रहा है स्त्री वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र सूफी संत जिन्होंने नृत्य एवं संगीत में ही आध्यात्मिक सत्ता के दर्शन किए। एक ही बात है, स्त्री वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र सूफी संत। तो ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन हैं और सही जवाब है शेख मूसा। फिरदौसी सिलसिले से इनका संबंध है। शेख मूसा स्त्री वेशभूषा में रहते थे और इन्होंने नृत्य और संगीत में ही उस परम सत्ता के साथ साक्षात्कार किया, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मात्र 1 मुट्ठी बाजरे के बदले मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। 1 मुट्ठी बाजरे के बदले मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। इस कथन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन देख रहे हैं, मैं सीधे तौर पे बता रहा हूं। ये शेरशाह सूरी से इसका संबंध है और वो स्टेटमेंट कहता है मारवाड़ की विजय के बाद, क्योंकि मारवाड़ की विजय में शेरशाह को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटे से राज्य को प्राप्त करने के चक्कर में वो कह रहा है मैं पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो बैठने की स्थिति में आ गया था। फिलहाल शेरशाह सूरी की 3 विजयों को आप याद रखिएगा। एक रायसीन की विजय है जो कही जाती है शेरशाह सूरी की बहादुरी पर कलंक। रायसीन की विजय शेरशाह सूरी की बहादुरी पर कलंक कही जाती है और मारवाड़ की विजय शेरशाह सूरी की कूटनीतिक विजय कही जाती है। यह ध्यान रखिएगा, कूटनीतिक विजय मारवाड़ की विजय है, कलंक उसकी बहादुरी पर रायसीन की विजय है और उसकी प्राणघातक विजय जिसमें उसकी मृत्यु हो गई वो है कालिंजर की विजय। कालिंजर की विजय के दौरान वो बारूद फटने से घायल हो गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसा कहते हैं कि जब वो मर रहा था, उसकी आत्मा शरीर से निकलने ही वाली थी, वो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला था, तभी उसको खबर मिली कि उसने कालिंजर का किला उसकी सेनाओं ने फतह कर लिया है। तो वो कहता है कि अब मैं चैन से मर सकूंगा। फिलहाल ये 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर हैं। एक, ये स्टेटमेंट मारवाड़ की विजय से है। मारवाड़ की विजय उसकी कूटनीतिक विजय है। कालिंजर की विजय उसकी प्राणघातक विजय है। कालिंजर की विजय उसकी प्राणघातक विजय है और रायसीन की विजय उसकी बहादुरी पर कलंक मानी जाती है। फिलहाल आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 देखिए, वो कह रहा है 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि किनके साथ हुई है? तो आपको बेहतर पता है कि अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई है और ये संधि ही वो टर्निंग पॉइंट है तब की जब क्लाइव को सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करने का मौका मिला। और फिर आप आगे देखते हैं, पलाशी का युद्ध है और बाद में सिराजुद्दौला को परास्त होकर भागना पड़ता है और फिर मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला का वध कर दिया। एक प्रश्न यूपीएससी में आया है, उसको लेकर के छात्रों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला किस पर बैठकर भागा।
अधिकांश छात्र समझते हैं कि वो पालकी में बैठकर भागा। बिल्कुल गलत है और सही जवाब है सिराजुद्दौला पलाशी के युद्ध में परास्त होने के बाद अपने हाथी पर बैठकर भागा। और मैं बता रहा हूं इस प्रश्न का जवाब आपको सर सुंदरलाल की पुस्तक में आसानी से मिल जाएगा। सर सुंदरलाल की पुस्तक है भारत में आधुनिक राज या ब्रिटिश राज, आप देखेंगे उसमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि सामान्य गाइडों के चक्कर में ना पड़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पलाशी के युद्ध में पराजय के बाद सिराजुद्दौला कैसे भागा, हाथी पर बैठकर भागा। कभी भी आप पालकी नहीं चुनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, पालकी नहीं चुनेंगे। सही जवाब है हाथी। और अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आधुनिक भारत से है और कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों पर सर्वाधिक प्रभावशाली था। सर्वाधिक प्रभावशाली था, इट मींस 4 ऑप्शन है, मिदनापुर, अमृतसर, बलिया और सूरत। अमृतसर और सूरत को छोड़ दीजिए आप, मिदनापुर और बलिया को इसलिए चुनना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थोड़े समय के लिए ही ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया और यहां पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। और यही कारण है कि ये कहा जाता है कि इन 2 जगहों पर भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव रहा। तो ऑप्शन देखिए 1 और 2। आज की इस टेस्ट सीरीज को यहीं पर समाप्त करने का समय है। अगली टेस्ट सीरीज में हम लोग शीघ्र ही मुलाकात करेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार करिए, भविष्य में ये प्रश्न आपका सिलेक्शन निर्धारित कर सकते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। ओके, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।